हाँ भाई, कल पढ़ाया था पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है ना। अब आज पढ़ाते हैं अपन पी एन संधि डायोड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में अपन चलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी? अरे तो क्या होगा, मेरे 10th में कितनी परसेंटेज थी तो दोबारा जोड़े, बस परीक्षा दूंगा। सप्लीमेंट्री आया था प्रियंका में, उतरी आपके 10th में कितनी परसेंटेज थी बोलिए, बताओ। सब पढ़ेंगे बोलिए। 76.5 थी भाई। पीएन संधि डायोड। देखो सबसे पहले अपन चलते हैं एक पी प्रकार के अर्धचालक तथा एक एन प्रकार के अर्धचालक को, छोड़ियो बात, एक पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनकी क्रिस्टलीय संरचना सतत बनी रहे, तो उसे पीएन संधि डायोड कहा जाता है। देखो डायोड में डाई शब्द है, डाई का मतलब अपने पास कितने हो गए, दो कौन हो गए, पी और एन, उनकी संधि कराई तो ज्वाइन कर दिया अपने पास। एक पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि उनकी क्रिस्टलीय संरचना सतत बनी रहती है, उसको पीएन संधि डायोड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी प्रकार का, ये एन प्रकार का, तो इसके ऊपर इसको नहीं जोड़ सकते, कारण अगर इसके ऊपर इसको जोड़ोगे तो क्रिस्टलीय संरचना सतत थोड़ी रहेगी अपने पास, टूटेगी कि नहीं टूटेगी। तो कैसे जोड़े इनको? इनको जोड़ने का तरीका होता है यूं जोड़े जाएंगे। अब क्रिस्टलीय संरचना नहीं टूटेगी अपने पास, ऐसे कैसे कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी। अब यूं कैसे जोड़े? कोई कहे भाई गोंद से नीचे चिपका दो, तो तीसरा पदार्थ लेना ही नहीं है, क्या लेना है, केवल पी और एन ही लेना है। तो तरीका क्या रहता है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक ले लेते हैं, ये ऐसे बनाया जाता है, एक पी प्रकार का ले लिया, एक एन प्रकार का ले लिया, उनको भट्टी में गर्म करते हैं और गर्म करके जैसे थोड़ा सा पिघलते हैं उनको चिपका देते हैं। तो देखो न तो तीसरे पदार्थ की आवश्यकता हुई, न ऊपर जोड़ना पड़ा, क्रिस्टलीय संरचना भी सतत बनी रह गई कि नहीं रह गई। आजकल ये विधि भी काम ही नहीं करती। आजकल पीएन संधि डायोड का निर्माण करने के लिए विसरण विधि का उपयोग होता है, वो इससे भी सरल काम है। उसमें क्या करते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की एक पट्टी करेगी, ठीक है ना, सिलिकॉन ले लिया या फिर जर्मेनियम ले लिया, तो नया अर्धचालक हो गया कि नहीं हो गया। इसको पट्टी में गर्म करते हैं, गर्म करते समय एक साइड में तो त्रिसंयोजीय शुद्धि मिला देंगे और एक साइड में क्या मिला देंगे, पंचसंयोजीय शुद्धि मिला देंगे, तो एक तो पी बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, इसमें ये लफड़ा ही नहीं रहा जोड़ने का टूटने का, ये काम ही खत्म हो गया अपने पास। तो एक ही सीट पर बिना तोड़े और बिना जोड़े पी और एन प्रकार के अर्धचालक बना लिए कि नहीं बना लिए। आ गया बात समझ में? अब ये डायोड बना रहा हूं, उससे पहले दो तीन चीजें मैं क्लियर करा लेता हूं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? गोल होते हैं। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अशुद्धि के कौन से आयन होते हैं? ऋणायन होते हैं, धनायन होते हैं।
ऋण आयन। अरे इसमें से देखो बोल दो ये रहा। क्या होते हैं ऋण आयन। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक क्या होते हैं और आयन कौन से होते हैं, ये तीन चीजें क्लियर है दोनों। अब अपन चलते हैं, जब p प्रकार के अर्धचालक और n प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा जाता है तो p भाग में होल की सांद्रता अधिक होती है और n भाग में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक होने के कारण होल व इलेक्ट्रॉन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो p भाग के बहुसंख्यक होल किधर गति करेंगे, n भाग की ओर गति करेंगे और n भाग के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, p भाग की ओर गति करेंगे। उच्च सांद्रता से किधर गति करेंगे, निम्न सांद्रता की ओर। p भाग के बहुसंख्यक होल और n भाग के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और होल गति करेंगे तो धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, तो इन बहुसंख्यक आवेशवाहकों की गति के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, इसे विसरण धारा कहा जाता है। कौन सी धारा कहते हैं इसको, विसरण धारा, ठीक है ना। विसरण धारा की दिशा किधर होगी बताओ, धारा की दिशा किधर होती है, होल की दिशा में या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। होल किधर से किधर चल रहे थे, पी से एन की ओर, तो विसरण धारा की दिशा पी से एन की ओर होती है, ठीक है ना। पर अब ये प्रोग्राम लगातार नहीं चलेगा, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि उधर होल ज्यादा हो जाएंगे इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ये थोड़ी चलता रहेगा। होता क्या है, थोड़ी देर विसरण धारा उत्पन्न होती है, उसके बाद में अपन उसी के बीच में एक प्रोसेस और चलता है। संधि क्षेत्र में, ये संधि हो गई अपने पास, संधि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व होल आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि होल पर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो होल व इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। अतः संधि क्षेत्र में मैंने होल और इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया, देखो इस बीच में नहीं बनाया ना संधि क्षेत्र में, तो संधि क्षेत्र में होल और इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं आवेशों का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर 0 हो रहे हैं, तो आवेशों का नुकसान हो रहा है। अतः संधि क्षेत्र में आवेशों का क्षय होता है, जिसके कारण संधि क्षेत्र में एक आवेश रहित परत का निर्माण हो जाता है। इस आवेश रहित परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है। तुम बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव भी है तो टोटल 0 है ना, देख लो बोले भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अगर देख रहे हो तो इधर आवेश तो टोटल आवेश 0, इलेक्ट्रॉन और खत्म हो गए। तो संधि क्षेत्र में आवेश रहित हो गया कि नहीं हो गया, कौन सी परत कहलाती है, अवक्षय परत कहलाती है। आ गया समझ में। अवक्षय परत की चौड़ाई अशुद्धियों की मात्रा पर निर्भर करती है। अशुद्धियों की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ाई जाएगी अवक्षय परत की चौड़ाई में कमी आती है। उल्टा चल रहे हैं, अवक्षय परत की चौड़ाई अशुद्धियों की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे अशुद्धियों की मात्रा बढ़ाई जाती है अवक्षय परत की चौड़ाई में कमी आने लगती है। हो गया क्लियर ये भी। आगे अपन चलते हैं। अब जैसे अवक्षय परत का निर्माण होता है, जैसे अवक्षय परत बन गई, बनते ही क्या होगा, एन भाग में कौन है पहले बताओ, आयन पॉजिटिव, ठीक है ना। इधर से होल भी बहुत सारे आ गए थे या नहीं आ गए, ये पहले पॉजिटिव थे, होल भी आ गए, इधर इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर जा चुके हैं ज्यादा, तो ये एन भाग पूरा ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया सारा का सारा। तो एन भाग धनात्मक हो जाता है और पी भाग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो एन भाग के धनात्मक और पी भाग के ऋणात्मक होने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस विद्युत क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, अवरोधी क्षेत्र कहा जाता है। अवरोधी क्षेत्र की दिशा एन से किधर हो जाएगी, क्योंकि प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर। तो अवरोधी क्षेत्र ईबी की दिशा एन से पी की ओर होती है। आगे बात समझ में। अब आपने विभव के बारे में भी पढ़ा है, V बराबर E डॉट dr होता है कि नहीं होता है। अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। तो अवरोधी क्षेत्र के कारण डायोड में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यूं भी समझ लो ये पॉजिटिव है तो ये उच्च विभव पर हो गया, ये किस पर हो गया, तो विभवांतर उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया। डायोड में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे अवरोधी विभव कहते हैं। कौन सा विभव कहते हैं, VB से लिखते हैं। अब
अवरोधी विभव में और अवरोधी क्षेत्र में निम्न संबंध दिया जाता है, वो इससे पकड़ेंगे। V बराबर E डॉट dr है, तो VB बराबर EB इंटू dr का मतलब दूरी, दूरी का मतलब ये अवक्षय परत की चौड़ाई, दूरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर है अवक्षय परत की चौड़ाई। तो EB किसके बराबर हो जाएगा बताओ, VB अपॉन किसके बराबर होगा, V के बराबर, ये किसकी चौड़ाई है अवक्षय परत की चौड़ाई। आ गया समझ में अपने पास, आगे अपन चलें। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी, अवरोधी क्षेत्र के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी चली जाती है। अब अपन एक चीज और पढ़ेंगे आगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन और होल तो वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए थे, इधर के होल इधर शिफ्ट हो गए थे। एन भाग में बहुत कम संख्या में क्या पाए जाते हैं, होल। एन भाग में अल्पसंख्यक क्या पाए जाते हैं, होल, और पी भाग में अल्पसंख्यक क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब एक बात देखो, ये होल है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, तो ये अल्पसंख्यक होल एन भाग से किधर गति करने लगेगा, पी भाग की ओर गति करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा, तो एन भाग के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, पी भाग की ओर, और पी भाग के अल्पसंख्यक होल किधर गति करेंगे, एन भाग की ओर गति करते हैं। पहले कौन गति कर रहा था, बहुसंख्यक, अब कौन गति कर रहा है, अल्पसंख्यक। तो इनकी गति के कारण डायोड में पुनः एक धारा उत्पन्न होती है, यह धारा अपवाह धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है, अपवाह धारा। दिशा किधर होगी, पी से, सही है, एन से पी। ये ना होल इधर आया तो होल की दिशा में मानते हो तो एन से पी मान लो, इलेक्ट्रॉन इधर चला तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत मान लो, बात एक ही है। अपवाह धारा की दिशा किधर हो गई, एन से पी की ओर, मिश्रण धारा की दिशा किधर हो गई, पी से एन की ओर। दोनों धाराएं एक दूसरे की क्या है, संतुलन की अवस्था में दोनों धाराओं के मान बराबर हो जाते हैं, तो डायोड में कुल धारा किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के। तो जब डायोड का पूर्णतः निर्माण हो जाता है तो उसमें नेट धारा या टोटल धारा किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। इसीलिए कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डायोड में अवरोधी विभव उत्पन्न होता है, क्या इसे नापा जा सकता है, नहीं नापा जा सकता। कारण ये धाराएं जो बहती है ना, थोड़ी सी देर बहती है, उसके बाद में धाराएं किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से बैटरी अगर मान लो कि अपन वोल्टमीटर के तार जोड़ के नापे तो जीरो रीडिंग दर्शाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है बताओ, धारा किसके बराबर हो गई, जीरो के बराबर। धारा अगर जीरो है तो विभवांतर भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाता है। ये डायोड के निर्माण की कहानी है। डायोड का प्रतीक चिन्ह ये होता है, ये P भाग को कैसे दर्शाया जाएगा, N भाग को कैसे दर्शाया जाता है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर पढ़ेंगे। डायोड आई यूज में नहीं आता है, बता सब में आता है, पढ़ेंगे आगे टॉपिक है ना, पढ़ेंगे। डायोड का प्रचालन काम कैसे होता है। देखो डायोड को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। दो प्रकार से इसलिए जोड़ा जा सकता है क्योंकि डायोड के कितने भाग हैं, दो, एक पी है, एक क्या है, एन है। अब सेल से जोड़ोगे तो सेल के एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। कैसे कैसे दो तरीके हो सकते हैं,
एक बार P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से, और दूसरी बार P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से। तो डायोड को परिपथ में प्रचालन या डायोड का परिपथ में उपयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से किया जा सकता है। आगे समझ में अपने पास एक अग्र बायस और एक है पश्च बायस। तो फर्स्ट है अग्र बायस। बायस को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अभिनीति। अग्र अभिनीति। चलो जी भाई, अग्र बायस, बायस का मतलब होता है तरीका। अंग्रेजी में BIAS होता है। बायस का मतलब क्या होता है? तरीका। और बायस का शुद्ध हिंदी शब्द क्या होता है? अभिनीति। तो अभिनीति याद रख लो, बायस रख लो, तरीका रख लो, एक ही बात है। डायोड को अग्र बायस में जोड़ने के लिए P भाग को उच्च विभव से और N भाग को निम्न विभव से जोड़ा जाता है। ये ज्यादा सही है। P को पॉजिटिव N को नेगेटिव के बजाय ज्यादा सही माना जाता है कि P भाग को उच्च विभव से तथा N भाग को निम्न विभव से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब अपन यहाँ से चले। अपन तो सेल है तो सेल से प्लस माइनस जोड़ेंगे। तो P भाग को सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया, N भाग को सेल से नेगेटिव से जोड़ दिया। आ गया समझ में? अब अपन चलो यहाँ से। अवरोधी क्षेत्र की दिशा N से किधर थी? P की ओर बढ़ा चुका हूं। अब अपने पास चले, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई? प्लस से माइनस, P से किधर हो गई? N की ओर। देख लो, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया, सेल से जुड़ गया। प्लस से किधर होती है? माइनस की ओर। तो P से किधर हो गई? N की ओर। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र अवरोधी क्षेत्र के विपरीत वाली दिशा में हो गया, विपरीत दिशा में। तो अपन ये कह सकते हैं कि अग्र बायस की स्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा अवरोधी क्षेत्र के विपरीत होती है, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। आ गया समझ में? तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। इस समय यहां से बताता हूं, P भाग में बहुसंख्यक क्या पाए जाते हैं? होल। ये होल पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? P भाग के होल किधर गति करेंगे? N भाग की ओर। N भाग में बहुसंख्यक क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये इधर गति करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो बहुसंख्यकों के लिए बता रहा हूँ, अल्पसंख्यकों में देख लेते हैं। P भाग में बहुत ही कम संख्या में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? गति करेंगे क्या? ये होगा नहीं करेंगे। प्लस और माइनस आकर्षण हो गया कि नहीं हो गया? तो इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएंगे। ऐसे ही N भाग में अल्पसंख्यक होल भी पाए जाते हैं, फिर गति होगी क्या? ये बताओ। नहीं होगी। तो इस समय अपन ये कह सकते हैं किसकी गति रुक गई? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति रुक जाती है। तो अग्र बायस में बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करते हैं। कौन गति करते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करते हैं। तो P भाग के बहुसंख्यक होल N भाग की ओर गति करते हैं और N भाग के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन P भाग की ओर गति करते हैं। इनकी गति के कारण डायोड में जो धारा उत्पन्न होती है उसको अग्र धारा कहा जाता है। ये अग्र धारा IF मानी है अपने पास। कौन सी धारा कहेंगे इसको? अग्र धारा कहा जाता है। अग्र धारा जो बहती है वो मिली एम्पियर में बहती है। इसमें बहती है ये मिली एम्पियर में अपने को प्राप्त होती है। आगे अगर बायस का मतलब समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों। सारा घूम रहे हैं मुझे भी। तो पहले तुम नहीं आते थे तो भी 18 15 ही रहते थे।
अब शायद इनको लग गया कि परीक्षा तो होगी 12वीं की। तुम लोगों के समझ में आ गया, बोले कुछ ही नहीं हो सकता। हाँ, पहले तुम्हारे दिमाग में क्या पॉजिटिव सोच थी भाई, कुछ ऐसा हो सकता है चमत्कार कि 12वीं में मुंह देख के तिलक करेंगे। उत्क्रम बायस, फर्स्ट बायस, अभी तो जानते ही हो, बताएगा क्या क्या करना है, बार बार नहीं। चलो ठीक है, डायोड को उत्क्रम बायस में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? पी भाग को निम्न विभव से और एन भाग को उच्च विभव से जोड़ दिया जाता है। अब सेल के मामले में बहुत आसान काम है कि पी भाग को नेगेटिव से और एन भाग को सेल के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, तो डायोड का उत्क्रम बायस या उत्पन्न बायस है कहलाता है। आगे चलो, एक बार सबसे पहले अपन चलें, अवरोधी क्षेत्र की दिशा एन से किधर होती है? पी की ओर होती है। ये नेगेटिव से जोड़ा, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस, किधर से किधर हुई? एन से पी की ओर। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में हो जाती है? अवरोधी क्षेत्र की दिशा में ही हो जाती है, जिसके कारण अवक्षय परत की चौड़ाई में वृद्धि होने लगती है। देखो, अग्र बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी और उत्क्रम बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है, तो अवक्षय परत की चौड़ाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण चलो पी भाग में कौन पाए जाते हैं? बहुसंख्यक होल। होल का कौन सा आवेश होता है? गति करेंगे क्या? नहीं करेंगे, माइनस प्लस रुकेगी नहीं, रुकेगी। एन भाग में बहुसंख्यक कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। गति करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इस स्थिति में मतलब उत्क्रम बायस में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो पहला तो ये चीज है इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ अल्पसंख्यक। बहुत ही कम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं पी भाग में? ये गति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो ये पी से किधर चलेगा? एन की ओर। एन भाग में अल्पसंख्या में अपने पास होल भी पाए जाते हैं, ये भी गति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अपन ये कह सकते हैं कि उत्क्रम बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का आवागमन रुक जाता है। ये सब चीजें याद रखनी, आगे काम आती रहेगी। बहुसंख्यक आवेश वाहकों का आवागमन रुक जाता है। इस स्थिति में केवल कौन गति करेंगे? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति होती है। उस गति के कारण डायोड में काफी कम मात्रा में धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को कौन सी धारा कहते हैं भाई? उत्क्रम धारा कहा जाता है। अब अपन चले, अग्र धारा जो पढ़ाई थी मैंने, आई ए पढ़ाई थी, किसके कारण थी? वो बहुसंख्यकों के कारण। इसके कारण थी और मिली एम्पियर में थी। अब मैंने ये बताया था कि बहुसंख्यक 1001 होते हैं, बताया था ना, 1000 होल में फिर एक और जोड़ के। बहुसंख्यक अगर 1001 होते हैं तो अल्पसंख्यक कितने रहते हैं? एक ही रहता है। तो अल्पसंख्यक एक हो गया कि नहीं हो गया? उसकी तुलना में कितनी गुना कम धारा हो जाएगी? 1000 गुनी। वो किस में बह रही है? मिली में। तो ये मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10 का घात -3, उसकी तुलना में 1000 का भाग और देखो कितना आ गया, बताओ? 10 का घात -6 एम्पियर। तो उत्क्रम धारा किस में बहेगी? माइक्रो एम्पियर।
उत्क्रम धारा किसमें बहेगी? तो अग्र धारा जो बहती है वो मिली एम्पियर में बहती है, उत्क्रम धारा जो बहती है वो माइक्रो एम्पियर में बहती है। या अपन ये कह सकते हैं, अब माइक्रो एम्पियर में धारा भाई, माइक्रो का मतलब ये कह सकते हो, ये लो, ये आएगा कि नहीं आएगा? धारा को नगण्य मान सकते हो कि नहीं मान सकते? देख लो, धारा को क्या माना जा सकता है? नगण्य माना जा सकता है। लगभग किसके बराबर मानी जा सकती है? 0 के बराबर। किसकी तुलना में? अग्रधारा की तुलना में। किसकी तुलना में? अग्रधारा की तुलना में उत्क्रम धारा को लगभग नगण्य माना जा सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डायोड जो है ना, उत्क्रम बायस में बंद ही पड़ा रहता है लगभग। किसकी तुलना में? अग्र बायस की तुलना में। अग्र बायस की तुलना में डायोड को यह माना जा सकता है कि उत्क्रम बायस में धारा का मान नगण्य होता है, अतः डायोड बंद माना जा सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डायोड बिहेव लाइक ए स्विच। डायोड स्विच की तरह कार्य करता है। स्विच में दो स्थितियां होती है, एक ऑन होता है, एक क्या होता है? ऑफ होता है, जानते ही हो। तो डायोड कब ऑन माना जाएगा, कब ऑफ माना जाएगा? अगर धारा मतलब अगर बायस में होगा तो ऑन कहलाएगा, और पस बायस में होगा तो ऑफ कहलाएगा। आगे समझ में अपने पास। तो डायोड का उपयोग स्विच के रूप में भी किया जा सकता है। अगर बायस में खूब धारा प्राप्त होती है तो ऑन की स्थिति मानी जाएगी। उत्क्रम बायस में धारा का मान नगण्य होता है तो अपने पास ऑफ की स्थिति मानी जा सकती है। या यूं कहें कि डायोड केवल अग्र बायस में ही कार्य करता है, उत्क्रम बायस में लगभग कार्य नहीं करता है। तो डायोड में दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित की जा सकती है, एक ही दिशा में प्रवाहित की जा सकती है? दोनों में कहाँ हो रही है? उत्क्रम धारा किसके बराबर हो रही है? 0 के बराबर। कैसे? जैसे ये मान लो ये P और I है, अग्र धारा तो यूं बहती है कि नहीं बहती? P से किधर बहती है? L की ओर। उत्क्रम धारा किधर बहती है? N से P की ओर। अगर आप उत्क्रम धारा को 0 मानते हो तो डायोड में केवल एक दिशा में धारा बह सकती है, दोनों दिशाओं में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसीलिए डायोड को एक देशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोड को एक देशी, एक ही दिशा में धारा देने वाला उपकरण कहा जाता है। जबकि ये प्रतिरोध होते हैं ना, ये द्विदेशी होते हैं। प्रतिरोध क्या होते हैं? द्विदेशी। कैसे होते हैं देखो बता। अब चलो जी भाई, ये प्रतिरोध है, सेल से जोड़ा, मान लो 12 वोल्ट का सेल है, 2 ओम का प्रतिरोध है। धारा कितनी एम्पीयर आएगी? अब एक बात देखना, वही वापस 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है ना? ये 12 वोल्ट है, धारा बोलो 6 है। धारा दोनों दिशाओं में 6 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो प्रतिरोध एक दिशा में कार्य करता है, दोनों दिशाओं में कार्य करता है। तो प्रतिरोध को द्विदेशी कहा जाता है। प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? क्योंकि दोनों ही दिशाओं में धारा समान रहती है। तो प्रतिरोध, संधारित्र वगैरह द्विदेशी है, लेकिन डायोड क्या है? एक देशी है। क्योंकि अग्र बायस में खूब धारा देता है और पश्च बायस में धारा का मान लगभग किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। अब अपन चलते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो है। प्रत्यावर्ती धारा का नाम सुना होगा, एसी का नाम यूं चलती है कि नहीं चलती है? दो दिशाओं में चलती है कि एक दिशा में? प्रत्यावर्ती धारा दो दिशाओं में चलती है कि एक दिशाओं में? दो में, प्लस में भी और है। जबकि दिष्ट धारा एक ही दिशा में चलती है, क्योंकि दिष्ट धारा ग्राफ जो है ना यूं आएगा अपने पास। तो डीसी जो होती है वो एक दिशा में चलती है और एसी, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रतिरोध का उपयोग कर सकते हैं या डायोड का? डायोड का। क्यों? क्योंकि डायोड एक ही दिशा में कार्य करता है। तो जब प्लस वाला करंट आएगा तो डायोड अग्र बायस में हो जाएगा और माइनस वाला करंट आएगा तो पश्च बायस में हो जाएगा। पश्च बायस में धारा किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। इसको खत्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है डायोड? इसको खत्म कर देगा, फिर उसको चालू कर देगा। तो डायोड केवल ऊपर वाला भाग ही देगा कि नहीं देगा? नीचे वाले भाग को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है? केवल ऊपर वाला ही भाग रह गया तो एसी रह गई डीसी, डीसी।
तो डायोड की सहायता से एसी को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, डीसी में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। आ गया समझ में? ये तू पूछ रहा था ना कि क्या उपयोग है, ये उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए जितने भी चार्जर होते हैं मोबाइल के, वो सब एसी को पहले डीसी में बदलते हैं। मोबाइल के जितने भी चार्जर हैं वो एसी को किसमें बदलते हैं, उसका कारण भी है। अपने घरों में जो करंट आता है वो एसी है, और मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है डीसी में। तो एसी को किसमें बदलना पड़ेगा अपने को, डीसी में। केवल मोबाइल की बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, टेलीविजन की, टीवी जो होता है ना 12 वोल्ट डीसी पर कार्य करता है भाई, एसी में काम नहीं करता है। एसी को पहले किसमें बदला जाता है, डीसी में। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि डायोड एक देसी युक्ति है। अगर बायस में खूब धारा देता है और उपक्रम बायस में धारा लगभग किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। क्लियर है मामला? आगे चलेंगे अपन। हाँ भाई, बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में भी आ जाते हैं कि ये बताना है कि कौन सा डायोड कौन सा बायस है, ठीक है ना। अगर बायस और प्लस बायस का निर्णय लेना है, ये पी होता है, ये क्या होता है, एन। कौन से बायस में डायोड, अगर पी भाग उच्च से, एन भाग है निम्न से, कौन सा बायस में हो जाएगा, ये बस समझ में आया क्या? पी बार कितने से है, +3 से, एन बार कितने से है, +6 से। ये उच्च से हो गया कि नहीं हो गया, तो ये उत्क्रम बायस हो गया। ये बोलो फर्स्ट पी बार कितने से है, -4 से, एन बार फर्स्ट का मतलब उत्क्रम वो बोलो। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? जी अर्थ कर दिया। दूसरा प्रकृति जिसको बोला जाता है, और पृथ्वी का विभव इसके बराबर होता है 0 के विभव। अब बोलो उत्क्रम बस बायस कैसे, पी बार 0 से, एन बार कितने से है, 2 से, तो ये उत्क्रम, ये उत्क्रम पक्का याद रहे। ये पश्चिम -8 और -2 कम कौन है, -8 कम है, -2 ज्यादा है, तो ये उच्च से हो गया, ये क्या हो गया, निम्न से हो गया। ये बता दो उत्क्रम आ गया समझ में? तो ये फिर उत्क्रम वो बोलो अग्र +6, ये अग्र, ये बोलो उत्क्रम कौन बोलो अग्र। ये -2 किससे जाता है, -10 से जाता है, तो ये उच्च से, तो ये अग्र बायस में हो गया। ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, इससे ज्यादा कुछ बनता भी नहीं है। अब स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्लास होगी। तुम लोग उतार लेना कॉपी में।